और ये पर्टिकुलर, ये नोट्स नंबर, जो चीज आप यहाँ लिख रहे हैं उसका अलग से नोट्स बनाए, वो नोट्स नंबर यहाँ लिख देते हैं। अपन अभी बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख रहे हैं। कंपनी में पहले बैलेंस शीट बनता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब एक इसमें जो होता है वो वर्किंग नोट टाइप का हो जाता है, उसका वैल्यू लाके फिर यहाँ पुट कर देते हैं, जो भी प्रॉफिट वगैरह होता है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा? सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या हो सकता है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है? कोई रिजर्व फंड वगैरह है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, नेट प्रॉफिट वगैरह, ये सब पूरा जोड़ के यहाँ पुट कर देते हैं। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये वैसे बहुत कम दिया रहता है क्वेश्चन में। मतलब प्रमोटर्स कभी कभी इस टाइप के शेयर भी, मतलब ये शेयर जैसे होता है, तो ये शेयर वारंट्स क्या होता है? ये प्रमोटर्स जो है इश्यू कर सकते हैं किसी को भी, वो शेयर जैसे होता है लेकिन शेयर नहीं होता है। ये भी शेयर कैपिटल ही है, लेकिन एक्चुअल में वो शेयर कैपिटल नहीं है, लेकिन वो एक शेयर वारंट होता है जिसको कुछ पीरियड के बाद जिसके पास भी शेयर वारंट है वो उसको शेयर में कन्वर्ट करवाना पड़ता है। शेयर में क्या होता है कि आपके पास शेयर है तो आपका उसमें नाम रहता है, इसमें कोई नाम नहीं रहता, आप बिना ऐसे डायरेक्ट किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जबकि आप किसी को शेयर ट्रांसफर करते हैं तो उसमें नाम का भी ट्रांसफर करना पड़ता है, लेकिन शेयर वारंट में ऐसा नहीं होता है। शेयर वारंट आपके पास है, आप किसी दूसरे को भी ट्रांसफर कर सकते हो, जिसको ट्रांसफर करोगे वो उसका ओनर है, वो फिर कंपनी को देकर उसके बदले में शेयर इश्यू कर सकता है। तो ऐसा बहुत कम ही होता है इश्यू, लेकिन प्रमोटर इसको इश्यू कर सकते हैं। ये एक कैपिटल जैसा ही होता है, इसीलिए कैपिटल के अंदर आता है, ये शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आता है, लेकिन बहुत कम रहता है उस टाइप का इश्यू। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जिस डेट को कंपनी बैलेंस शीट बना रही है, कंपनी को अपने शेयर पे एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, लेकिन कंपनी ने अभी तक उनको शेयर अलॉट नहीं किए हैं उस डेट तक, जिस डेट को हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। क्या बताया मैंने कि कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिल गया शेयर पे, पर कंपनी ने अभी तक जिस डेट को बैलेंस शीट बना रहे हैं उस डेट तक अभी तक कंपनी ने उनको शेयर अलॉट नहीं किए, इसलिए उसको बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। पैसा मिल चुका है एप्लीकेशन का, लेकिन कंपनी ने अभी तक उनको शेयर अलॉट नहीं किया है उस डेट तक जिस डेट को बैलेंस शीट बना रहे। ये भी बहुत कम मिलेगा आपको क्वेश्चन में। उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज क्या होता है? लॉन्ग पीरियड के लिए जो लायबिलिटी होती है, एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए कोई आपकी लायबिलिटी है तो वो नॉन करेंट लायबिलिटी होती है, और जिसका पेमेंट आपको एक साल के अंदर देना है उसको करेंट लायबिलिटी बोलते हैं। दो टाइप की लायबिलिटी है, नॉन करेंट, करेंट। नॉन करेंट के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, यानी कि लॉन्ग पीरियड के लिए जो लोन लिए हैं सिक्योर्ड। ये सिक्योर्ड मतलब कि उसके बदले में कुछ आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दिए, बैंक से लिए तो बैंक के पास या जहां से भी लिए तो वो सिक्योर्ड कहलाता है। आपने किसी के पास से 5 लाख का लोन लिया और कोई प्रॉपर्टी वगैरह उसके पास गिरवी रख दिया, मॉर्गेज रख दिया, तो उसको सिक्योर्ड बोलेंगे। डिबेंचर्स, कंपनी डिबेंचर भी इश्यू करती है। समझते हैं आप लोग डिबेंचर का मतलब?
डिवेंचर शेयर से अलग कैसे होता है? हाँ, शेयर अलग होता है। आपके पास किसी कंपनी के शेयर है तो आप उस कंपनी के ओनर कहलाते हो, मालिक। आपने किसी कंपनी के 1% शेयर खरीद लिए, मतलब आप उस कंपनी के 1% हिस्से तक के मालिक है। लेकिन डिबेंचर्स क्या होता है, ये लोन टाइप का होता है। यदि कोई कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है, मतलब लोन दिए। एक मिनट, हाँ रहता है। हाँ, आपने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे, मतलब आपने उस कंपनी को लोन दिया, उस पर इंटरेस्ट देती है कंपनी, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स रहता है डिबेंचर का। उसके बाद क्या है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इसके बारे में मालूम नहीं होगा, है किसी को मालूम? नहीं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं। अकाउंट में जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स करते हैं ना, टैक्स के लिए पहले से एक प्रोविजन करते हैं, और अकाउंट के अनुसार कई चीजें जो होती है, इनकम टैक्स के अनुसार कई चीजें होती है, वो प्रॉफिट अपन जो अकाउंट के अनुसार कैलकुलेट करते हैं, और इनकम टैक्स के हिसाब से जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, दोनों में फर्क होता है कई बार। जैसे डेप्रिसिएशन की मेथड चेंज है, क्योंकि इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन की कौन सी मेथड चलती है मालूम है? रिटर्न डाउन। रिटर्न डाउन। और अकाउंट में लोग फिर इंस्टॉलमेंट, रिटर्न डाउन, कई मेथड यूज करते हैं। तो इनकम टैक्स के हिसाब से कई बार नेट प्रॉफिट कम ज्यादा हो जाता है, जो आपने इसका निकाला है अकाउंट के हिसाब से। तो उसके कारण क्या होता है कि आपके टैक्स का जो प्रोविजन आपने किया है, वो भी अमाउंट कम ज्यादा हो जाता है। तो आपने यदि प्रोविजन ज्यादा कर दिया और बाद में आपको टैक्स कम देना पड़ा, तो प्रोविजन आपने जो ज्यादा कर दिया, वो ज्यादा वाला अमाउंट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के नाम से दिखाते हैं कि भाई आज नहीं तो नेक्स्ट टाइम तो उसको पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार कुछ कम हुआ तो वही चीज वापस नेक्स्ट ईयर कम बढ़ सकता है। वैसे ही कभी कभी टैक्स आपने कम कैलकुलेट किया और बाद में टैक्स आपका ज्यादा हो गया, ज्यादा टैक्स आपको पे करना पड़ता है। जितना ज्यादा है उसको डेफर्ड टैक्स एसेट्स के नाम से लिख देते हैं कि भाई अभी हम ज्यादा पे कर रहे हैं, लेकिन बाद में हमारा कवर हो जाएगा, क्योंकि अभी डेप्रिसिएशन ज्यादा लगा लेकिन नेक्स्ट ईयर कम लगेगा, तो हमारा वो टैक्स में कवर हो जाएगा। तो उसको एसेट्स के नाम से दिखाते हैं। तो ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो है, वो टैक्स कम ज्यादा होने के कारण क्रिएट होता है। इसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो अनसिक्योर्ड है, जिसके लिए आपने कोई सिक्योरिटी नहीं दिया, उसको अनसिक्योर्ड बोलते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और कोई लॉन्ग पीरियड के लिए कोई प्रोविजन करके रखे हुए हैं लायबिलिटी के लिए प्रोविजन, तो वो आ जाता है। जैसे डिबेंचर्स का हमको 10 साल बाद पेमेंट करना है, उसके लिए हमने कोई डिबेंचर सिंकिंग फंड बना के रखते हैं, तो वो फंड वगैरह जो है तो वो आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, मतलब 1 साल के अंदर आपको कोई लोन लिए हो, आपने कोई लोन लिया है जिसका पेमेंट 1 साल के अंदर करना है, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स वगैरह, बिल्स पेबल वगैरह। अदर करंट लायबिलिटीज, इसके अलावा और भी कोई लायबिलिटी हो, जैसे कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह पे करना हो, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो वो सब अदर करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स के लिए जो प्रोविजन करते हैं। प्रपोज डिविडेंड मतलब कंपनी जो डिविडेंड अपना डिक्लेयर कर दिया लेकिन अभी तक पे नहीं किए। डिविडेंड कंपनियां क्या होती है, पहले डिक्लेयर कर देती है, फिर कुछ दिन बाद पे करते हैं।
तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है, पे करना बाकी। तो ये था आवाज लायबिलिटी नहीं आ रही वाला। सर, कट कट के आ रही है आवाज। हाँ जी, आवाज आपकी कट कट के आ रही सर। कट कट के आ रही है। यस सर। सबको वैसे ही आ रहा है? सर नहीं, क्लियर ठीक आ है रही है। सर। इधर तो ठीक है। रंजीत जी आपका नेटवर्क का इशू हाँ, होगा। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है रंजीत जी को। ये हो सकता इधर है। लेकिन बाकी लोगों को बराबर आ रही है तो फिर यहाँ से प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये आपका हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब एसेट्स। कुल मिला के अपन जो वो बैलेंस शीट बनाते थे ना, वही चीज है, बस इसको है ना लिखने का तरीका चेंज हो गया। और ये कंपनी का है तो कंपनी में कुछ और चीजें भी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा ये जो है बड़े रूप में हो गया। इसमें थोड़े आइटम ज्यादा रहते हैं और उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड भी कर दिया ना। अपन उसमें तो क्या डायरेक्ट लिख देते थे इंडिविजुअल वाले में, इसमें क्या सब अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एसेट्स सर को भी पूरा देखिए। हाँ सर पूरा यही फॉर्मेट फॉलो करना है, हाँ, कंपनी का आएगा तो यही आपको मतलब ऊपर कंपनी नीचे नहीं कर सकते। कंपनी एक्ट के अनुसार नहीं, ऊपर नीचे मतलब कि जैसे नॉन करेंट लायबिलिटीज है, अब उसमें आपने पहले ये लिख दिया, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स की जगह ये लिख दिया, तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीक्वेंस तो आपका वही रहेगा। नॉन करेंट लायबिलिटी के पहले करेंट लायबिलिटी लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। यदि आपको नॉन करेंट लायबिलिटी दिया है और आपने पहले करेंट लायबिलिटी लिख दिया तो फिर आपका उसमें मार्क्स डिडक्ट हो सकता है। तो नॉन करेंट लायबिलिटीज पहले दिया तो पहले उसको लिखना पड़ेगा, उसके बाद करेंट लायबिलिटी को लिखना पड़ेगा। ये सीक्वेंस एडॉप्ट करना पड़ता है। हाँ, अब नॉन करेंट लायबिलिटी नहीं दिया है तो आप डायरेक्ट करेंट लायबिलिटी लिख दिए तो अलग बात है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई चीज नहीं भी दी और आपने लिख के नील कर दिया तो भी ठीक है। इसके बाद करेंट लायबिलिटीज में पूरा अच्छा, अपन एसेट्स में पहुंच गए थे। एसेट्स में अपना नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट के एसेट्स के अंदर फिक्स्ड एसेट्स। वैसे जनरली एसेट दो टाइप की होती है, फिक्स्ड एसेट्स, करेंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स मतलब जो लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर। अब इसमें भी देखो अलग अलग फिक्स्ड एसेट्स में भी टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल में क्या होता है? टेंजिबल में क्या होता है? टेंजिबल में जैसे आपका ये सब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सभी एसेट जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब आपका टेंजिबल होता है। और एक होता है इनटेंजिबल। इनटेंजिबल किसको बोलते हैं? इनटेंजिबल होता है जैसे गुडविल। गुडविल को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। पेटेंट। पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब जैसे कोई आपका बिल्डिंग बन रहा है और अभी उसका वर्क इन प्रोग्रेस में, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहलाता है। कोई भी फिक्स्ड एसेट्स है आपकी और वो फिक्स्ड एसेट्स आपका अभी अंडर प्रोसेस है, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो सब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहलाता है। उसके बाद नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए जो इन्वेस्टमेंट होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। और मान लो आपने 12 महीने के कम पीरियड के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, शॉर्ट पीरियड के लिए, वो इसमें आ जाता है करेंट एसेट्स में।
उसके बाद डेफर्ड टैक्स एसेट्स, जैसे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी था ना, उसका अपोजिट होता है डेफर्ड टैक्स एसेट्स। उसके बाद है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। जैसा आपने किसी को लोन दिया लॉन्ग पीरियड के लिए, वो आज आपका इसमें आ जाएगा, या किसी को हमने एडवांस वगैरह दिया, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब करंट एसेट्स, करंट एसेट्स जो एसेट्स हमेशा कम ज्यादा होते रहती है, जैसे बिजनेस में कोई गुड्स वगैरह है, स्टॉक, गुड्स तो हमेशा खरीदना बेचना चलते रहता है, तो वो करंट एसेट्स में आता है। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, उसको ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है, कोई बैंक बैलेंस है, कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब कि आपने कोई सिक्योरिटी इस उद्देश्य से खरीदी है कि वापस उसको तुरंत बेचना है, रेट बढ़ गया तो बेच दिए, रेट कम हो गया तो खरीद लिए, तो मार्केटेबल सिक्योरिटी भी इसी में आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट पीरियड के लिए कोई लोन्स एंड एडवांस हमने दिया है किसी को 12 महीने से कम पीरियड के लिए। उसके बाद अदर करंट एसेट्स मतलब इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये सब हमारे लिए एसेट्स होती है, जो अपन पढ़ चुके हैं वो वाला फाइनल अकाउंट में। तो वो सब चीजें और कुछ है तो अदर करंट एसेट्स आ जाएगा। तो ये था बैलेंस शीट का फॉर्मेट। इसमें यदि पहले कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का देखते हैं फॉर्मेट। तो सर पहले बैलेंस शीट बनाएंगे फिर प्रॉफिट लॉस बनाएंगे। वैसे तो पहले बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे तभी तो ये बनेगा, लेकिन इसके लिए जगह छोड़ दो और उसको पहले बना लो, जैसे वर्किंग नोट टाइप का। और इसको अब हम लोग तो बीकॉम में बनवाते हैं तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद ही बैलेंस शीट बनवाते हैं। लेकिन कंपनी का जो आपको दिया रहता है हमेशा पहले बैलेंस शीट दिया रहता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहता है। तो उसके लिए पहले एक जगह छोड़ दीजिए, क्योंकि फॉर्मेट फिक्स है, या फॉर्मेट पहले बना लीजिए, उसके बाद उसके अमाउंट्स को लाके नोट उसमें पुट करना है। तो पहले बैलेंस शीट का खाली एक ही तो पॉइंट छूटेगा, केवल एक ही तो पॉइंट छूटता ही है आपका, जो रिजर्व नेट सर्प्लस। प्रॉफिट निकालते हैं वो उसमें आता है रिजर्व एंड सरप्लस। बाकी सब चीजें लिख दो उसके तो लिए। मतलब इस फॉर्मेट में जो जो चीज लिखा हुआ है सर, जो भी मतलब हाँ हेड लिखे हुए हैं वो पहले ही मतलब एडवांस में लिख दो, वहाँ पे बैलेंस शीट ऊपर ही रहेगा, मतलब आंसर के हाँ, बैलेंस शीट पहले बनाना चाहिए। सबसे पहले बैलेंस शीट बनेगा। हाँ। सर यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस लिखे, जो मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट फंड्स, वो पता क्लियर कर दीजिए। मनी अगेंस्ट मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट है ना सर? वो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आएगा, तब नहीं तो नहीं आएगा। नहीं सर, इसको फिर से क्लियर कर दीजिए सर, क्या है ये? हाँ, मतलब प्रमोटर जो होते हैं ना, कंपनी चालू करते हैं, वो किसी को शेयर वारंट भी दे सकते हैं। शेयर वारंट मतलब वो शेयर का ही जैसा होता है, वो भी शेयर कैपिटल है, लेकिन उसमें किसी का नाम नहीं लिखा रहता है। आपके पास है, आप अपने फ्रेंड को उसको ट्रांसफर कर दिए तो भी मतलब कंपनी को बताने की जरूरत नहीं है, आप किसी को भी उसको ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन शेयर यदि ट्रांसफर करूंगा मैं, तब तो कंपनी को बताना पड़ता है, क्योंकि इसमें नाम ट्रांसफर करना पड़ता है। इसमें किसी का नाम ही लिखा हुआ नहीं रहता है। तो ये होता शेयर जैसा ही है, कंपनी के लिए वो शेयर कैपिटल है, लेकिन उसमें किसी का नाम नहीं लिखा रहता है। लेकिन इसको भी एक लिमिट पीरियड के बाद, एक लिमिटेड पीरियड के बाद इसको भी शेयर में कन्वर्ट करवाना पड़ता है। इसमें किसी का नाम नहीं लिखा रहता और आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
कैपिटल इन प्रोग्रेस का फिर से समझाएंगे। हाँ जी, कैपिटल इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। क्या आवाज clear नहीं आ रही? सर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क, ये जो नीचे दिया है ये वाला पूछ रहे क्या? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कमल जी, हाँ सर। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब ये जो अपन फिक्स्ड एसेट्स में पैसा खर्च करते हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। जो खर्चा बार बार नहीं होता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो आप मान लीजिए कोई बिल्डिंग बना रहे हैं पर वो बिल्डिंग आपका अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं बना है, तो उसको क्या नाम से दिखाओगे? इसमें बिल्डिंग के नाम से तो नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो तो अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं है, तो उसको आप क्या नाम से दिखाओगे? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से। कोई आपका फर्नीचर बन रहा है दुकान में, बिजनेस में, और फर्नीचर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी वर्क इन प्रोग्रेस में, तो उसको बोलेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो वो सब चीजें इसके अंदर